कल्पना कीजिए एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस का सीन है। एक युवा एक्टर है, आंखों में बहुत बड़े सपने लिए बस ऑडिशन के लिए खड़ा है हाँ, और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन उसे डायलॉग बोलने का मौका मिलने से पहले ही कह दिया जाता है कि उस पर कैमरा का फोकस करना या लाइट जलाना भी ना बस बिजली बर्बाद करने के बराबर है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। मतलब सीधे मुंह पर ऐसा बोल दिया। हाँ बिल्कुल, उसे उसी वक्त फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं ना, जिसका नाम है द अनस्टॉपेबल असेंट ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो इसी कड़वी और चुभने वाली सच्चाई से शुरू होता है। और मुझे लगता है कि यही वो चीज है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। सही कहा आपने। देखिए, आज हमारा मिशन सिर्फ किसी की सफलता की कहानी पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक आम इंसान, जिसके पास ना पैसा था, ना कोई फिल्मी बैकअप था, और ना ही कोई प्लान बी था। हाँ, कोई प्लान भी नहीं, वो इंसान उस सिस्टम को तोड़कर करोड़ों की फीस लेने वाला सुपरस्टार कैसे बन गया, जो सिस्टम उसे देखना तक नहीं चाहता था। ये जो सफर है ना, सफलता की उस चकाचौंध तक पहुंचने का, उससे पहले इंसान के अंदर बहुत कुछ टूटता है। बिल्कुल, क्या टूटता है और फिर वो उन टुकड़ों को जोड़कर खुद को एक नया आकार कैसे देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से गांव से। जहां, अगर मैं सही हूं तो 8 भाई बहन थे उनके। हाँ, 8 भाई बहन, कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं और मुंबई जैसे बड़े शहर का कोई अता पता नहीं। ये सिर्फ एक बड़ा सपना नहीं था, इसे तो खतरनाक सपना कहना चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सपने का जो पूरा ताना बाना था ना, वो उस समय के बॉलीवुड की हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मतलब आप 90 के दशक के अंत की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर किसी में टैलेंट है तो उसे मौका मिल ही जाएगा। लेकिन 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती दौर में हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही सख्त सांचा था। वो हीरो वाला सांचा है ना, 6 फुट का कद, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी। एकदम सही। उस दौर की इंडस्ट्री पूरी तरह से लुक्स और पारिवारिक कनेक्शंस की बुनियाद पर खड़ी थी। तो ऐसे में बिना उस सांचे में फिट हुए सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर जगह बनाने की सोचना, वो कोई सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। आप देखिए, ये स्थापित नियमों के खिलाफ एक सीधी बगावत थी। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई व्यक्ति बिना जूतों के मैराथन दौड़ने आ गया हो। बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया आपने। बिना जूतों की मैराथन, बिल्कुल ऐसा ही था। जुनून तो है, लेकिन रास्ता बहुत पथरीला है। नवाजुद्दीन का उस दौर के बॉलीवुड में आना ऐसा था जैसे कोई वस्तु विनिमय यानी बाटा सिस्टम के जरिए आज के जमाने का सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहा हो। हाँ, मतलब उनके पास टैलेंट की मजबूत करेंसी तो थी, लेकिन वो करेंसी वहां चलती नहीं थी। बिल्कुल, इंडस्ट्री तो सिर्फ लुक्स और स्टारडम की प्लास्टिक करेंसी ही मानती थी। उन्हें लगा होगा कि कैमरे के सामने खड़े होंगे, एक्टिंग दिखाएंगे और काम मिल जाएगा। लेकिन स्रोत हमें उस भयानक दौर में ले जाता है जहां टैलेंट का सच में कोई मोल नहीं था। इस क्रूरता को समझने के लिए हमें उन आंकड़ों को देखना होगा जो इस लेख में दिए गए हैं। वो आंकड़े जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। हाँ, ये संघर्ष कोई कुछ महीनों का या 2-4 दरवाजों से खाली हाथ लौटने का नहीं था। हम 100 से भी ज्यादा रिजेक्शंस की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, 100 से ज्यादा बार? हाँ, और ये कोई नॉर्मल रिजेक्शन नहीं थे कि ऑडिशन लिया और कहा सॉरी आप फिट नहीं है। कई बार तो उन्हें ऑडिशन रूम के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया गया। मतलब गार्ड या असिस्टेंट डायरेक्टर ने शक्ल देखी और बाहर कर दिया। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ काम को नकारना नहीं है, ये आपके अस्तित्व को, आपकी शक्ल को नकारना है। जब कोई इंडस्ट्री आपको ये महसूस कराए कि आप कैमरे के फ्रेम में रहने लायक ही नहीं है, तो वो प्रहार सीधा रूह पर होता है। बिल्कुल। तो एक सवाल पर विचार कीजिए, क्या आप 100 रिजेक्शंस बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई आम इंसान इसके आसपास भी टिक पाएगा। वही तो, रोज सुबह उठो, लोकल ट्रेन के धक्के खाओ, स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करो और शाम को उसी भारीपन और अपमान के साथ वापस लौट आओ। और ये चक्र सालों तक चला। यही वो बिंदु है जहां इंसान पूरी तरह से बिखरने लगता है। लेख इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से उभारता है कि ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय स्तर था। हाँ, उनके पास रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी, अगले महीने का किराया कैसे देंगे कुछ पता नहीं था। कई बार तो पेट भर खाने का भी जुगाड़ नहीं होता था। एक बेहद छोटी सी खोली में चारों लोगों के साथ गुजारा करना। सर्वाइवल मोड की चरम सीमा। लेकिन
उस स्थिति में एक और पहलू है जिसने मुझे इस स्रोत को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा झकझोर दिया। वो क्या था? वो था दूसरों को सफल होते हुए देखना। जरा सोचिए, आप एक छोटे से दम घोटू कमरे में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन आपके आसपास के लोग जो आपके साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्हें छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह होता है। इंसान भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो जो मानसिक संत्रास होता है ना, ईर्ष्या और आत्मसंदेह का, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन या सापेक्ष वंचना कहते हैं। जब आप लगातार दूसरों को वो हासिल करते हुए देखते हैं जो आप चाहते हैं, तो दिमाग खुद पर ही वार करता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद कास्टिंग डायरेक्टर सही था, मुझ में ही कोई कमी है। बिल्कुल। इस तरह के डिप्रेशन में 99% लोग टूट जाते हैं, बुरिया बिस्तर बांधते हैं और अपने गांव वापस लौट जाते हैं। और उन्होंने लगभग हार मानी ली थी, पर एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। और वो फैसला वापस लौटने का नहीं था। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से पलट दी। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्टिंग छोड़ने के बजाय खुद को उस कला की सबसे निचली और अदृश्य परतों में धकेल दिया, थिएटर में और गहराई से काम किया, और फिल्मों में ऐसे बैकग्राउंड रोल्स करने लगे जहां शायद उनका चेहरा ठीक से दिखे भी नहीं। इस बात पे मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब ये समझना थोड़ा मुश्किल है। किस तरह की उलझन? देखिए, जब किसी का अंतिम लक्ष्य लीड रोल पाना हो, जब वो दुनिया को अपना हुनर दिखाना चाहता हो और पूरी इंडस्ट्री वैसे ही उसे इग्नोर कर रही है, तो फिर भीड़ का हिस्सा बनकर बैकग्राउंड रोल करने का क्या फायदा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। क्या ये खुद को हमेशा के लिए एक एक्स्ट्रा की कैटेगरी में सीमित कर लेने जैसा जोखिम नहीं था? ये उलझन स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? इसे हम वेपनाइजेशन ऑफ इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता का शस्त्रीकरण कह सकते हैं। जब आप बैकग्राउंड एक्टर होते हैं तो डायरेक्टर आपको कोई निर्देश नहीं देता। हाँ, उसका पूरा फोकस तो मेन लीड पर होता है। बिल्कुल। तो उस अदृश्यता के दौर में नवाजुद्दीन ने एक्टिव पेशेंस यानी सक्रिय धैर्य का अभ्यास किया। उन्होंने उस इग्नोर किए जाने वाले समय को ही अपना फिल्म स्कूल बना लिया। अच्छा, यानी वो सिर्फ सेट पर खड़े नहीं थे, वो सेट को पढ़ रहे थे। एकदम सटीक बात कही आपने। जब आपके पास बोलने के लिए कोई डायलॉग नहीं होता, तब आप सीखते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्रेम को कैसे सपोर्ट करना है। कैमरे का फोकस कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। और बिना एक शब्द बोले अपनी प्रेजेंस कैसे फील करानी है, ये सब उन्होंने उस भीड़ में खड़े होकर सीखा। जैसे दुनिया हार मान लेना समझ रही थी, वो दरअसल माइक्रो एक्सप्रेशंस की एक बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग थी। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेख में एक बहुत रोचक तथ्य भी है कि दर्शक उन्हें कई पुरानी फिल्मों में देख चुके हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS या सरफरोश, लेकिन उस वक्त किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो नवाजुद्दीन है। मतलब वो कैमरे के सामने मौजूद थे, लेकिन दुनिया की नजरों से ओझल थे, अपनी कला को मांझ रहे थे। और फिर इसी तपस्या के बीच वो पहला ब्रेक थ्रू वाला पल आया। ब्लैक फ्राइडे फिल्म का वो छोटा सा सीन। हाँ, कोई PR कैंपेन ने, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक पुलिस वाले के सामने पूछताछ का एक बेहद साधारण सा दिखने वाला सीन। लेकिन उस एक सीन में उन्होंने अपनी सालों की बैकग्राउंड ट्रेनिंग का पूरा निचोड़ डाल दिया। वो जो डर, घबराहट और एक अपराधी की मनोस्थिति थी, बिना किसी ओवर एक्टिंग के सिर्फ अपनी आंखों से दिखा दी। बिल्कुल। जो सिनेमा को गहराई से समझते हैं, उन्होंने तुरंत नोटिस किया कि इस इंसान की आंखों में एक अनफिल्टर्ड सच्चाई है। वो ब्रेक भले ही छोटा था, लेकिन उसने उस मजबूत दीवार में एक साफ दरार डाल दी थी। और हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। लेकिन स्रोत जो बात उजागर करता है वो ये है कि कैसे ये सब एक बड़े विस्फोट की तैयारी थी। उस दरार के बाद कहानी में जो धमाका हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। बिल्कुल। गैंग्स ऑफ वासेपुर। उफ, इस एक फिल्म में उस पूरी दीवार को ही ढा दिया। ये कोई सामान्य सफलता नहीं थी, ये एक सुनामी थी। जो इंसान कल तक भीड़ का हिस्सा था, रातों रात अविस्मरणीय बन गया। पर्दे पर फैजल खान का अवतार, जहां वो चुप रहकर भी पूरे स्क्रीन पर हावी रहते हैं। हाँ, वो हमेशा इग्नोर किए जाने वाले बैकग्राउंड एक्टर से सीधे भारतीय सिनेमा के कल्ट आइकॉन में बदल गए। लेकिन इस कहानी का विश्लेषण यहीं खत्म नहीं होता। नहीं, अभी और क्या बाकी था? लोग अक्सर मान लेते हैं कि एक्टर को एक ब्लॉकबस्टर हिट मिल गई तो लाइफ सेट, सारे संघर्ष खत्म। लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि सफलता के बाद का संघर्ष भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। मतलब हिट होने के बाद भी संघर्ष? बिल्कुल। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद इंडस्ट्री के एक बड़े वर्ग ने उन्हें फिर से कमतर आंकना शुरू कर दिया। उन्हें टाइपकास्ट करने की कोशिश की गई। अच्छा, यानी ये मान लिया गया कि वो सिर्फ गैंगस्टर या गरीब गांव वाले का ही रोल कर सकते हैं। हाँ, एक स्थापित स्टार वाली इज्जत उन्हें तुरंत नहीं मिली।
ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। मतलब किसी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर और कहानी जैसी कल्ट फिल्में दे दी हैं, पूरी दुनिया उस अभिनय का लोहा मान रही है, फिर भी वो इंडस्ट्री उन पर शक क्यों कर रही थी? यही तो बात है। क्या एक बार अपनी प्रतिभा का इतना बड़ा सबूत दे देना काफी नहीं था? इसका जवाब ना इंसान के मनोविज्ञान और इंडस्ट्री के स्थापित ढांचों में छिपा है। जब कोई व्यक्ति किसी दशकों पुराने सिस्टम के नियमों को तोड़कर सफल होता है, तो सिस्टम आसानी से हार नहीं मानता। मतलब बॉलीवुड का वो सिस्टम जो मानता था कि हिट के लिए लुक्स और स्टार किड होना जरूरी है। बिल्कुल। नवाजुद्दीन की सफलता उनके उस पूरे विश्वास तंत्र पर एक करारा तमाचा थी। इसलिए अवचेतन रूप से ही सही सिस्टम ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये सफलता सिर्फ एक तुक्का थी। एक फ्लूक था। हाँ, सिस्टम ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उनकी अब तक की परिभाषा ही गलत थी। इसी वजह से उन्हें हर अगली फिल्म, हर नए किरदार में खुद को बार बार साबित करना पड़ा। ये जताना पड़ा कि वो किसी विशेष रोल के मोहताज नहीं है, बिल्कुल। बल्कि अभिनय की एक पूरी संस्था है। एकदम सही। और अगर हम आज की हकीकत पर नजर डालें तो हमारे स्रोत के पन्ने इसी सच्चाई से रंगे हैं कि कैसे उन्होंने उस सिस्टम को पूरी तरह से झुकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। आज वो कहाँ खड़े हैं ये हम सब देख सकते हैं। वो इंसान जिसे कभी ऑडिशन रूम के दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता था, जो एक वक्त के खाने के लिए तरसता था, आज वो हर फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेता है। भारत के बल्कि दुनिया के बेहतरीन निर्देशकों की पहली पसंद है वो। आज के सबसे उम्दा अभिनेताओं की लिस्ट उनके नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। जो हाथ कभी लोकल ट्रेन के पास के लिए खाली थे, आज वो अपनी शर्तों पर करोड़ों की स्क्रिप्ट्स चुनते हैं और रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सफलता महज एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये एक पूरी सोच की और उस बार्टर सिस्टम वाले टैलेंट की जीत है। अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण का सार निकालें, तो वो एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है कि रिजेक्शन कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब दुनिया किसी को नकारती है, तो वो उसे खत्म नहीं कर रही होती, वो उसे ट्रेन कर रही होती है। वो 100 से ज्यादा रिजेक्शंस, वो भूखी रातें, वो बैकग्राउंड में खड़े रहने के पल, वो सब उस बड़ी सफलता की नींव तैयार कर रहे थे। हाँ, दुनिया तब तक रास्ते बंद करती है जब तक इंसान खुद को इतना अपरिहार्य न बना ले कि उस सिस्टम के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प ही न बचे कि सिर्फ तुम। वाओ, सिर्फ तुम। क्योंकि जब आप अदृश्यता को अपना हथियार बना लेते हैं, तो आप इस हद तक निखर जाते हैं कि आपके जैसा कोई दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं रहता। दुनिया के पास कोई और विकल्प ही ना बचे। ये विचार अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। आज की इस चर्चा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ना ही ये सिर्फ चमकती हुई ट्रॉफियों का नाम है। ये तो उन अनगिनत टुकड़ों को समेटकर उन्हें आग में तपाकर फिर से एक नया आकार देने का नाम है, जिसे कभी दुनिया ने बेमानी समझकर तोड़ दिया था। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। और पता है क्या, उनका सबसे बड़ा संघर्ष तो शुरुआत भी नहीं थी।